हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आई होप दैट आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। पढ़ाई करते रहिए, मन से नोट्स बनाते रहिए। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कूलम्ब्स लॉ। प्रीवियसली हमने डिस्कस करा था कि साइंटिस्ट हमारे कुछ डेमोन्स्ट्रेशंस कर रहे थे जहाँ हमने ये देखा था कि अगर हमने सेम ग्लास रॉड ली थी और फिर इसको सिल्क क्लॉथ से रब किया था तो वहाँ पर रिपल्सिव फोर्स डेवलप हुआ था। और फिर अगर हमने ग्लास रॉड को रिप्लेस कर दिया था प्लास्टिक रॉड से, फिर तब हमने देखा था कि वहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा था। ये सारे हमने डेमोन्स्ट्रेशंस पिछले लेक्चर में डिस्कस करे थे और वहाँ से हमने पता चला था डिस्कवर होता है कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है ना। तो आज हम डिस्कस करने आ रहे हैं कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब साइंटिस्ट ने कहा था कि अगर दो आपके पास स्टैटिक चार्ज है, दो आपके पास स्टैटिक पॉइंट चार्जेस, तो उनके बीच में जो फोर्स होता है उन्होंने इसको डिफाइन करा था। तो उन्होंने कहा था कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, उन्होंने कहा था ये जो फोर्स होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। सपोज मेरे पास एक पार्ट के लिए है, इस पे चार्ज प्लस क्यू रख दिया हमने, सपोज प्लस क्यू हमने मान लिया, और एक पार्ट के लिए इस पे चार्ज क्या रख दिया हमने, प्लस Q2 रख दिया, और इनके बीच में हमने एक डिस्टेंस मान ली, सपोज हमने मान लिया R। ठीक है, क्या मान लिया, R। तो उन्होंने क्या कहा था, कूलम्ब साइंटिस्ट ने क्या कहा था, उन्होंने ये कहा था कि जो फोर्स इनके बीच में लगेगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू चार्जेस। ठीक है ना। और इन्होंने ये कहा था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस, यानी कि उन्होंने ये डिफाइन किया था। ठीक है, उन्होंने कहा था जो फोर्स होगा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्जेस। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा कि इनके जब में फोर्स जो भी लगेगा वो हमेशा इस तरह से लगेगा एंड इट एक्ट्स along the straight line joining these two charges। ठीक है ना। तो ध्यान से देखते हैं, मैंने कहा इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो इस स्ट्रेट लाइन के क्रॉस लगेगा, लाइक दिस, देखिए इस तरफ से। ठीक है ना। अगर आप ये डायरेक्शन बना दो तो ये गलत हो जाएगा, अगर आप इसको इस तरह से दिखाओ तो गलत हो जाएगा। फोर्स इस तरह नहीं, हमेशा इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग लगेगा। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि सपोज ये मेरा पॉइंट 1 मान लेते हैं, ये पॉइंट 2, हमने कहा कि ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा F21। क्या लगाएगा, F21, और इस डायरेक्शन में। ठीक है, क्योंकि इनके बीच में रिपल्शन है तो फोर्स बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसको इस तरह से डोनेट करा, इस तरह से डोनेट करा या इस तरह से रिप्रेजेंट करा। इसका मीनिंग ये है कि फोर्स ऑन Q2 बाय Q1। ठीक है ना। अब मैंने कहा कि ये चार्ज Q2 इस Q1 पे फोर्स इस तरफ लगाएगा, तो मैंने ये रिप्रेजेंटेशन यूज करा कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू Q2। तो आप इस तरह से देख लीजिए, ये फोर्स इस पे बाहर की तरफ लगाएगा क्योंकि दोनों के बीच में क्या है, सेम चार्जेस है। तो आपको पता है कि रूल्स ऑफ चार्ज इंटरेक्शन पता है कि जब सेम चार्जेस होते हैं तो क्या है, रिपल्शन होगा, अगर अनलाइक चार्जेस होगा तो अट्रैक्ट होगा। ठीक है ना। तो ये हमने नोटेशन यूज करा, हम आगे इसको और भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैंने ये कहा कि Q2 पे जो फोर्स लगा रहा है F1, इसको हमने डिनोट करा F21 से, और जब Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा है तो मैंने इसको डोनेट करा F12 से। ठीक है ना। तो अगर आप ध्यान से देखें तो मेरे, अगर मैं इन दोनों को अगर कंबाइन करता हूं तो देखिए क्या आता है, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, इनके बीच का जो डिस्टेंस है। ठीक है ना, ये मेरा क्या है, फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में और ये फोर्स इधर इस डायरेक्शन में लगा रहा है। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं, ये तो मैंने इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए यूज करा है कांस्टेंट, दैट इज योर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि सपोज मेरे पास दो चार्जेस है, उस पर फोर्स कितना लग रहा है, कि 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, कि 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, कि 3 न्यूटन, की 5 न्यूटन का, मुझे नहीं पता। बट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स। हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स। ये चीज ध्यान रखिएगा। अभी हमने डायरेक्शंस में इंक्लूड नहीं करा, अभी हमने इस फोर्स को मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखा है, अभी हमने वेक्टर फॉर्म में इस फोर्स को नहीं लिखा है। ठीक है ना। तो अब ये मैंने इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाया, हमने कांस्टेंट यूज करा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज योर 9 × 10⁹। इसकी यूनिट चलिए चेक कर लेते हैं क्या होती है इस कांस्टेंट की। तो मेरा ये पॉइंट है कि मैंने इन दोनों को कंबाइन करा तो ये रिजल्टेंट आया। इस प्रोपोर्शनैलिटी को मैंने हटाया तो मैंने क्या यूज करा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर यूज करा। अब इसकी जगह मैं यहां भी लिख सकता हूं, मैंने K इसको लिख दिया। क्या लिख दिया, सपोज मैंने K लिख दिया लाइक दिस। तो इस K की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹। अब हम बात करते हैं इसकी यूनिट क्या होती है। चलिए यूनिट चेक कर लेते हैं।
तो देखिए फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, ठीक है, ये के हो गया। ये चार्ज, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है, क्या होती है, कूलाम। तो यहां मैंने लिखा कूलाम इंटू कूलाम, ठीक है, और आर क्या है, मीटर, यानी मीटर स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, यानी कि के की वैल्यू क्या आ गई मेरी, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, ठीक है। और के को हम लोग बोलते हैं कूलाम्स कांस्टेंट बोल सकते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट बोल सकते हैं। तो मैंने इस के की वैल्यू डिफाइन करी और इस के की यूनिट डिफाइन करी। अब इसको क्या कहते हैं, तो आप ये बोल सकते हैं के को हम लोग बोलते हैं कूलाम्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, कूलाम्स कांस्टेंट, कूलाम्स कांस्टेंट बोलते हैं, या आप ये भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर मेरे पास दो चार्जेस हैं, उनके बीच में एक मिनिमम डिस्टेंस है, तो उसमें फोर्स लगेगा, या फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है। मेरा क्वेश्चन आपसे कितना फोर्स लगेगा, तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स। मैंने कहा कि 4 न्यूटन का फोर्स लगा, कि 3 न्यूटन का, कि 4 न्यूटन का, तो आप इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। हम इस फॉर्मूले से इस फोर्स को निकाल सकते हैं, ठीक है। यहां पर मैंने डिस्कस करा कि के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू होती है 9 × 10 की पावर 9, वैसे एक्चुअल में होती है 8.9 समथिंग कुछ होती है, बट हम लोग उसको राउंड अप करके लिख देते हैं 9 × 10 की पावर 9, और ये यूनिट लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। यहां तक क्लियर है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और ये फोर्स मैं बात कर रहा हूं वैक्यूम या एयर की, यहां पर मैंने यूज कर रखा है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये में जो फोर्स है, ये जो फोर्स है, ये फोर्स हम एयर में बात कर रहे हैं या हम वैक्यूम में बात कर रहे हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। हमने क्या करा, ये फोर्स कहां फाइंड आउट करा, एयर या वैक्यूम में। ये मेरा क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इस फोर्स को लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में। क्या लिखते हैं, इस फोर्स को हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। चलिए देखते हैं, लेट्स सी। याद है, क्लियर है, डाउट प्लीज पूछिएगा। तो हमने कहा कूलाम साइंटिस्ट ने ये हमें एक फोर्स का फॉर्मूला दिया, सो दैट, हाँ, और एक चीज ये है कि इन्होंने ये चीज कहीं से डिराइव नहीं करा, इन्होंने कोई लॉजिकली चीज इसमें कंसेप्ट को यूज नहीं करा, इन्होंने ये उनका अपना एक फिजिकल ऑब्जर्वेशन था, ठीक है। उन्होंने कहा कि अगर फोर्स है तो इट इज द प्रोडक्ट, इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, टू चार्जेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लिखने जा रहे हैं कि फोर्स इन वेक्टर फॉर्म, कि ये जो फोर्स है हमेशा इस लाइन के अलोंग लगेगा, ठीक, स्ट्रेट लाइन के अलोंग लगेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो अब हम बात करते हैं फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। तो ध्यान से देख लेते हैं एक बार। मेरे पास एक पार्टिकल है, उस पर चार्ज Q1 है, एक पार्टिकल है, उस पर चार्ज Q2 है, इनका डिस्टेंस R है। तो मैंने कहा ये 1 मान लेते हैं, इसे 2 मान लेते हैं। इसने इस पे फोर्स लगाया F21 इस डायरेक्शन में, इसने इस पे फोर्स लगाया F12। अब अगर मुझे फोर्स लिखना है वेक्टर फॉर्म में, तो ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, मैंने लिखा फोर्स के लिखा Q1 Q2 बाई R। हम यहां से यहां जा रहे हैं, तो हमने कहा कि ये क्या शो कर रहा है, मेरा डायरेक्शन शो कर रहा है। इसका ये मतलब है कि जो इस पे फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में, यानी कि फ्रॉम 1 to 2 इस डायरेक्शन में है, ठीक है ना। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट वेक्टर। क्या कर रहा है, यूनिट वेक्टर। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट वेक्टर, मतलब ये बता रहा है डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये फोर्स कहां लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, फ्रॉम 1 to 2, यानी कि आप जब इधर चल रहे हो तो इस तरफ लग रहा है, ठीक है। ये यूनिट वेक्टर आपको डायरेक्शन बता रहा है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। अब अगर गौर से देखिए तो ये फोर्स क्या है, देखिए फोर्स 2-1, यानी कि 2 पे 1 की वजह से हम लिख दे रहे हैं यहां पर फोर्स ऑन 2 बाय 1, ठीक है ना, फोर्स ऑन 2 बाय 1, यानी कि इस पे फोर्स 1 की वजह से ये हुआ, और उसका डायरेक्शन क्या है, दिस यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स, ठीक है। अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने वेक्टर्स 11 में थोड़ा पढ़ा होगा। तो यूनिट वेक्टर को डिफाइन हम लोग कैसे करते हैं, इट इज डिफाइंड एज आर वेक्टर बाई मॉड दिस, ठीक है ना। इस वेक्टर का मॉड हम लोग लिखते हैं, यानी ये डेफिनेशन होती है यूनिट वेक्टर की। अगर आप ध्यान से देखें, चाहे अगर आप ध्यान से देखिए तो यहां पर आप ये भी लिख सकते हैं लाइक दिस, के Q1 Q2 R12, यहां स्क्वायर कर लीजिएगा, ये स्क्वायर है, R12 वेक्टर अपॉन मॉड 1 2, ठीक है। तो ये देखिए दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो लाइक दिस Q1 Q2
R12 वेक्टर, ये आ जाएगा आपका R12 क्यूब आ जाएगा, ठीक, इस तरह से देखिए। तो ये क्या हो गया, फोर्स हो गया आपका, ठीक है, लाइक दिस। आप इस तरह से इसको ले सकते हैं। आपने क्या करा, यूनिट वेक्टर की जगह ये डेफिनेशन पुट कर दी, ठीक है, तो ये आपका नेट फोर्स निकला, ये आपका क्या फोर्स निकला है, ठीक है। इसी तरह से आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए मैं रब कर देता हूं उसे। Q2 इस पे फोर्स लगा रहा है F12, तो यानी कि F12 की वैल्यू क्या आ जाएगी, लाइक दिस, K टाइम्स Q1 Q2। अब ये स्क्वायर कर दिया हमने, और ये देखिए ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स का डायरेक्शन, और किस तरफ, इस तरफ से 2 से 1 की तरफ, ठीक है। अब अगर आप इसकी डिफिनेशन पुट करेंगे तो देखिए क्या लिखेंगे आप, मैं ये मान के चल रहा हूं कि 11th क्लास में आपने यूनिट वेक्टर पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत वेक्टर पढ़ा होगा, तो इसकी डिफिनेशन यहां पर आप क्या लिखोगे, लाइक दिस। इसकी डिफिनेशन आप ये लिखोगे वेक्टर मॉड, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अब अगर आप यहां पर पुट कर देंगे तो लाइक दिस, ये वेक्टर आ गया और ये आ गया R21 जो कि मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, इस तरह से आपका आगे देखिए, ठीक है ना। तो मतलब आपको, और आपको पता भी है कि ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे, ये दोनों फोर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ आपने पढ़ा था, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लाइक दिस, एज पर योर डेफिनेशन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये दोनों फोर्सेस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हम ये रिलेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेगेटिव साइन क्यों लगा है, बिकॉज डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है, बट इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल है, ठीक है। मैं आपको चीज़ यहाँ बताना चाहूँगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से नोट करिएगा। सपोज जैसे मेरा ये चार्ज है, इस पे Q1 है, ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 हो गया, ठीक है। ये इस पे फोर्स लगाएगा, सपोज लाइक दिस F21, ये मेरा क्या है, लेंथ ऑफ द वेक्टर, ये क्या मेरा लेंथ ऑफ द वेक्टर है। और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर भी जब मैं ये फोर्स इस पे लगाएगा तो लेंथ ऑफ द वेक्टर शुड बी सेम, लेंथ ऑफ द वेक्टर शुड बी सेम, देन इट इज कॉल्ड कि ये दोनों फोर्सेस क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है, तब हम ये रिलेशन आराम से लिख सकते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा कि दिस लेंथ ऑफ द वेक्टर, यानी कि ये जो लेंथ की वेक्टर है ये इक्वल होनी चाहिए, लाइक दिस। ये देखिए, अगर आप एक को ऐसे लिख देंगे और एक को ऐसे लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, बिकॉज यहाँ लेंथ ऑफ द वेक्टर सेम नहीं है, और दोनों फोर्सेस क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। जितना फोर्स ये इसमें लगाएगा उतना ही फोर्स इसमें लगाएगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करने आ रहे हैं कूलम्ब्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स, कूलम्ब्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। चलिए